प्रधानमंत्री का संदेश आपने सुना, एक सख्त चेतावनी भी थी उसमें और देश को आश्वासन भी था कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब इसके क्या मायने, आज हमारे साथ बहुत सीनियर आर्मी कमांडर्स जो रह चुके हैं भारतीय सेना के, वो जुड़ेंगे तुमसे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर की बात करना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये एक अनट्रीटेड इमेज है। प्लैनेट लैब से ये इमेज हमने उनके जरिए हम तक पहुंची है। ये आपको गलवान घाटी का पूरा इलाका दिखा रही है। पहली बात, कल का जो संघर्ष हुआ वो इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ है। ये गलवान नदी है और गलवान नदी के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं एक सड़क बनी हुई है और इस सड़क के ऊपर आप काफी कुछ छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं। ये क्या है ये हम आपको भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस तस्वीर का एक कॉन्टेक्स्ट है वो आप समझ लीजिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तस्वीर जो इस वक्त दिखाई दे रही है ये LAC में चीन की तरफ का हिस्सा है, क्योंकि वो LAC पार करके हमारी सीमा में, हमारी जमीन पर इस वक्त नहीं है, लेकिन LAC के बिल्कुल करीब उन्होंने एक जबरदस्त जमावड़ा लगा रखा है। इस तस्वीर में अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये चीन का इलाका है और इसी तस्वीर के अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट माने, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो भारत की सीमा शुरू होती है, यानी LAC इस तस्वीर के पश्चिम में कहीं पर है। इसी तरफ वो फ्लैश पॉइंट भी है जहां पर संघर्ष हुआ, जिसको पेट्रोल पॉइंट 14 कहा जाता है। वो पेट्रोल पॉइंट 14 इसीलिए संघर्ष का मुद्दा बना क्योंकि उससे थोड़ा आगे आकर चीन ने अपने कुछ टेंट वहां पर बना लिए थे। 6 जून को आर्मी कमांडर्स के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें उसी टेंट को हटाने की बात थी और वहां से चीनी सैनिकों को 5 किलोमीटर पीछे आना था इसी दिशा में। ये वो इलाके आप जो देख रहे हैं, लेकिन जब हमारे कर्नल अपने पेट्रोल के साथ ये देखने के लिए कल परसों वहां पर पहुंचे कि वो टेंट हटा या नहीं हटा और चीन की फौज पीछे गई या नहीं गई, तभी धोखे से उनके ऊपर और उनके सैनिकों के ऊपर चीन के सैनिकों ने हमला बोल दिया, जिसमें ये संघर्ष हुआ जो कि देर रात तक, कई घंटों तक चलता रहा। अब आपके लिए देखना ये जरूरी है, एक बार हम क्लीन इमेज पर ही रहेंगे तो, कि चीन इस वक्त कर क्या रहा है और क्यों इस वक्त ये स्थिति एक वाकई समस्या की परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न कर रही है। चीन ने बहुत सारे टेंट, बहुत सारी गाड़ियों, बहुत सारे आर्म्स एम्यूनिशंस को यहां पर लाकर जमा कर लिया है। ये चीन का जो जमावड़ा है जो आपको इस टेरेन में दिखाई दे रहा है, ये भारत की LAC के बहुत करीब है। हालांकि ये चीन की सीमा के अंदर आता है, लेकिन कभी भी LAC के करीब इतना बड़ा जमावड़ा चीन ने इससे पहले नहीं किया है। और बीच बीच में ये पेट्रोल पॉइंट 14 को क्रॉस करके आगे आए, जहां से इनको खदेड़ने की कोशिश हुई और इसी वजह से संघर्ष भी हुआ है। अब आप सोचिए, इस पहाड़ी इलाके में, और ये पक्की सड़क भी नहीं है, ये कच्ची सड़क है, यहां पर 15-16 जून की रात को जो संघर्ष हुआ होगा तो उस वक्त क्या मंजर वहां पर होगा। तापमान 0 डिग्री से नीचे, एक पतली कच्ची सड़क के ऊपर सैकड़ों सिपाही चीन के, सैकड़ों सिपाही भारत के, और दोनों में आपस में टकराव हुआ, हाथों से लड़ाई हुई है, जिसमें चीन ने नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया, पत्थर डंडों का इस्तेमाल किया, भारत के फौजियों ने भी उनको जवाब दिया। ये संघर्ष इस सड़क के ऊपर चलता रहा और इसी संघर्ष में कई फौजी सड़क से नीचे गिर गए। आप देखेंगे ये नदी है, कई फौजी इस खाई में नीचे गिर गए, नदी में गिर गए। और जैसा कि भारत की सेना ने बताया भी है कि शुरुआती 3 मौतें जो हुई थी, जिसमें कर्नल बाबू भी शामिल थे, उनकी फिजिकल असॉल्ट की वजह से मौत हुई थी और उसके अलावा बाकी जो 17 मौतें अभी तक हुई हैं वो इस सर्द माहौल में सारी रात रहने की वजह से हुई हैं। अब ये तस्वीर आपको और थोड़ी और साफ दिखाई देगी। ये आपको छोटी छोटी जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब चीन का बंदोबस्त है। एक ट्रीटेड इमेज भी हमारे पास, उस पर चलते हैं, उसमें हमको पता चलेगा कि ये चीजें दरअसल हैं क्या। ये देखिए, जो हमने लाल गोलों से जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये चीन की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं इमेजरी के, उनका मानना यह है कि ये जो सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन ने वहां पर दर्जनों की तादाद में अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को मौजूद वहां पर तैनात कर रखा है। इसकी वजह यह है कि वो ये चेतावनी देना चाहता है कि वो एक बहुत कम वक्त में ये फासला तय करके LAC के उस पार जा सकता है जहां पर भारत का इलाका शुरू होता है। और इस बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा चीन ने यहां पर कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, कुछ सेमी पक्के टेंट उन्होंने यहां पर बना लिए हैं। आप कह सकते हैं कि चीन की सेना ने कुछ कैंप यहां पर क्रिएट कर लिए हैं। फिर मैं बता दूं कि ये तस्वीर हम जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तस्वीर चीन के इलाके की तस्वीर है, लेकिन यहां पश्चिम की ओर चंद दूरी पर ही LAC शुरू हो जाती है जहां भारत का इलाका है और संघर्ष वहीं उसी के आसपास हुआ है। एक और तस्वीर हमारे पास है, वो भी आपको दिखा देते हैं। क्यों ये लग रहा है कि इस बार चीन की नीयत साफ नहीं है। बहुत हैवी व्हीकल्स के साथ ये देखिए, आपको जितने ये गोलों के अंदर दिखाई दे रहे हैं उसके आसपास भी आप देख सकते हैं, ये सारे चीन की गाड़ियां हैं, चीन की हैवी व्हीकल्स हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि चीन ने यहाँ पर
कई बटालियन जो है अपनी वो यहाँ पर बुला रखी हैं, तैनात कर रखी हैं। और हुआ भी यही, संघर्ष में भारत को नुकसान इसलिए पहुंचा, नुकसान उनको भी हुआ है, लेकिन शुरुआत में चीन ने जब अचानक से हमला बोला उस वक्त भारत की टुकड़ियां वहां उतनी तादाद में नहीं थी। और आप इस जमावड़े को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पर संघर्ष शुरू हुआ होगा या चीन के सैनिकों ने जब धोखे से हमला किया भारत की टुकड़ी के ऊपर, तो उनको रीइंफोर्समेंट कितनी मिली होगी, क्योंकि उनके पीछे, फ्लैश पॉइंट से पीछे भारी तादाद में चीनी सैनिक जमा थे। तो ये इस पूरा कॉन्टेक्स्ट है जो संघर्ष हुआ है कल और परसों की रात में। हमारे साथ कई मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं, इस तस्वीर पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री के संदेश पर और आज के हालात पर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक साहब भी जुड़ रहे हैं, भारतीय सेना के पूर्व कमांडर हैं। जनरल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैंने एक कोशिश की कि एक कॉन्टेक्स्ट दे पाए हम इस तस्वीर को। आप इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। टेरेन पर बात करने से पहले आपसे पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने आज जो संदेश दिया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो भी वाकया उस लद्दाख के अंदर हुआ है वो चल रहा है, ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि इतने सालों में हर बार चीन जो है छल और कपट से अपना काम करता है, और क्योंकि LAC का आंकलन नहीं हुआ है उसका फ़ायदा उठा के वो हमेशा हमारे इलाकों में घुसपैठ करते हैं, ये बता के कि भाई ये इलाके हमारे हैं। और इसके चलते जो भी आज के दिन में इसके ऊपर प्रावधान है, जो ट्रीटीज है, प्रोटोकॉल्स है, उसके प्रकार उसके मुताबिक ही हमें एक्टिंग करना पड़ता है। लेकिन ये जो वाकया गलवान घाटी में हुआ है वो बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री साहब ने जो अभी अपना भाषण दिया था, मैं कहता हूं कि देश को एकजुट करने का वक्त है। हमारे ऊपर जो संकट है पूर्वी लद्दाख में संयम और दृढ़ता से निपटना है, और इसको करने के लिए देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबको एकजुट होके और देश को, अपनी सेना को प्रेरित करना है। अपनी सेना सक्षम है इन हालातों से निपटने के लिए। जो वाकया वहाँ पर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो भी नियम इन प्रोटोकॉल्स के अंदर दिए गए हैं, चीन हमेशा उसका उल्लंघन करता आ रहा है। और 15 तारीख की रात को भी हमारी टुकड़ी पेट्रोल जो है वो देख रेख कर रही थी कि जो आदेश वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग के बाद दिए गए थे कि चीनी टुकड़ियां गलवान से और हॉट स्प्रिंग से अपने इलाके में वापस जाएंगी, उसके लिए 7-8 दिन हो चुके थे, लेकिन वो कुछ दूर हटके बैठ जाती थी, कुछ दूर हटके निकल जाती थी। तो वो कोशिश कर रहे थे उन्हें समझाने की कि ये फैसला हो चुका है, आपके लीडर ने भी इसमें मंजूरी दे दी है, अब आप अपनी LAC की अपनी तरफ जाइए। और ये जो आपने तस्वीर दिखाई, इससे पहले भी जो है उन्होंने अंदर आने के बाद कई इलाकों में अपनी गाड़ियां, अपने टेंट गाड़ के रखे थे। जहाँ पर ये झड़प हुई है वो पेट्रोल पॉइंट 14 के आसपास हुई है, और पेट्रोल पॉइंट 14 जो है वो हमारे इलाके में है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसीलिए हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहबान और उनके जवान उनको बताने के लिए गए कि अब आप अपने इलाके में जाइए, लेकिन उन्होंने उन पर पलटवार किया और बाद में उसका जो नतीजा आया वो हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि चीन को आईना दिखाना ज़रूरी है। और मैं काफ़ी सालों तक वहाँ रहा हूँ। 2013 में डेप्सांग के अंदर इसी तरह से चीनी फौजों ने घुसपैठ की थी, और उसका तरीका ये था कि जब भी चीनी फौज हमारे साथ इस तरह का सलूक करती थी, हम उन्हें आईना दिखाते थे, यानी कि हम भी उनके इलाके में जाके, ऐसे इलाके में जाके घुसपैठ करते थे जहां पर उन्हें तकलीफ होती थी, और वो एक लिवरेज हो जाता था जिसके जरिए हम उनको यहाँ से वापस भेज सकते हैं। एक तरीका है, ज़रूरी नहीं कि हर बार अपनाया जाए, लेकिन अभी जिस किस्म का वाकया हुआ है और इसके आगे वो जो रवैया इख्तियार करेंगे, जी सर, अगर वो तरीके से वापस नहीं जाते हैं तो हमें हो सकता है कि दूसरी कार्रवाइयों को करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन संयम से काम लेना पड़ेगा,
अपने बॉर्डर की पूरी तरह से नियंत्रण में रखना पड़ेगा और लद्दाख ही नहीं, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड सभी इलाकों के अंदर सेना जो है वो हाई अलर्ट पे है। सर, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, चूंकि आपने इस इलाके को कमांड किया है। इस इमेज के जरिए ये एक इशारा जरूर कर रही है कि चीनी वहां पर कितनी तादाद में हो सकते हैं। और इस संघर्ष के दरमियान जो पता चला है, जो कि कई सोर्सेस से सामने आ रहा है कि हमारे सिपाही जो बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर थे और शुरुआत में हम शायद आउट नंबर भी हुए, उसके बाद हमारे सिपाही पीछे से और वहां पर पहुंचे हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में वहां इतना साजो सामान लेकर के चीन, आपको लगता है पहली बार आया है या इतना बंदोबस्त उसने कभी पहले किया है? गलवान के अंदर कभी भी नहीं किया। और इसी बात का जो ये अचरज की बात है कि जो इलाके वो खुद बोल के बताते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है, हमारा, हम समझते हमारा है, आप समझते उनका है, उन इलाकों में इनकी आवक जावक जो है हर सीजन में लगी रहती है और हम भी पेट्रोलिंग करते हैं उस इलाके में। लेकिन गलवान के अंदर कभी उन्होंने इस तरह से घुसपैठ नहीं की। तो इस बार जब उन्होंने ये तरीका अपनाया, वो मल्टीपल एरियाज में आए, हॉट स्प्रिंग में आए, गलवान में आए, पेंगोंग त्सो में आए, और जितनी तादाद लेके आए उससे ये जाहिर होता है कि वो वहाँ बैठने के इरादे से आए कि हम जाएंगे और वापस नहीं आएंगे ताकि वो इलाके पे कब्जा कर सकें। लेकिन हमारी फौज, हमारे कमांडर इन बातों से वाकिफ है और वो जानते हैं इससे कैसे निपटना। और जब इनको आदेश मिल गए हैं वापस जाने के, तो कोई वजह नहीं है कि ये सारे इतनी फौज लेके यहाँ बैठे हैं। वो अपने इलाके में जाके बैठ सकते हैं, चाहे तो 1000, 2000, 5000 लोगों को लेके बैठे, लेकिन हमारे इलाके में नहीं रहेंगे। और इसके लिए अभी वरिष्ठ अधिकारियों में दोबारा बातचीत होगी और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हमारी तरफ से, मिलिट्री की तरफ से ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है, हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी दिया जा चुका है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री साहब ने जो आज कहा है, उनके वक्तव्य से ये बहुत बात साफ है कि हम इस बात को सीरियसली ले रहे हैं और हमारे साथ अगर इस तरह का सलूक हुआ तो हम बाध्य होंगे दूसरे तरीके से निपटने के लिए, क्योंकि वो सारे प्रोटोकॉल और ट्रीटीज का उल्लंघन कर रहे हैं जो कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ है। और ये तब हो रहा है जबकि दोनों देश के प्रधान कम से कम 5 बार पिछले 2 साल में मिले हैं और शांति की बात हुई है। तो अचानक ये क्यों हो रहा है? मैं समझता हूँ ये हड़बड़ाहट है चीन के अंदर, क्योंकि जो फजीती उनकी हुई है कोविड-19 की वजह से, जो आंतरिक उनकी हालात है, जो बेरोजगारी है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में उनका जो संघर्ष चल रहा है, और जिन इलाकों पे वो कब्जा करने की बात करते हैं, उन सभी इलाकों के अंदर जो छोटे बड़े राष्ट्र हैं वो इनके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं। और वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर आज उनका स्टेटस और उनकी इमेज जो है वो बहुत डाउन हुई है जी। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक मजबूत और ताकतवर नेशन है, और जो जी जिनपिंग उनके प्रेसिडेंट है वो एक कामयाब और असरदार नेता है, और इसीलिए वो ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ। लेकिन हमारी फौज सक्षम है और हम इसको ठीक से निपटाने में सक्षम रहेंगे। ये मेरा मैं जानता हूँ ये होकर रहेगा इस तरह से। सर, इस बात पर पूरे देश को भरोसा है, और आज प्रधानमंत्री ने भी जो संदेश दिया है उससे भी मुझे लगता है देश का मनोबल ऊंचा हुआ होगा। देश की फौज के साथ पूरे देशवासी खड़े हुए हैं, और इस संघर्ष में भी उन्होंने बता दिया है चीन के फौजियों को कि अगर उनकी तरफ से कोई उकसावा होगा तो बराबर जवाब दिया जाएगा। हाँ, हमारा नुकसान हुआ है लेकिन उनका भी हुआ है, ये शायद चीनी हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल पटनायक, इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका। एक ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद के पास, जो कि लगातार इस संघर्ष से जुड़ी खबरों पर नजर रख रहे हैं। उनके पास एक बड़ा अपडेट है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर बनी टेंशन के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से बात की है, ये अभी अभी खबर मिल रही है। लगातार आप इससे पहले बयानबाजी देख रहे थे, भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था, चीन के विदेश मंत्रालय ने हमसे पहले बयान जारी करके भारत को इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार बताया था। और उसके बाद भारत ने स्थिति साफ करते हुए कहा था कि जो कुछ हुआ है ये चीन की वादा खिलाफी की वजह से हुआ है। उसके बाद अब भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की है। मनीष प्रसाद इस खबर पर हमारे साथ हैं और अपडेट के साथ। मनीष, बताइए।
देखिए, अब से कुछ देर पहले भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने चाइनीज काउंटर पार्ट शेंग जी जो है उनसे बातचीत की है और इनसे बात के लिए पूरी जानकारी जो हमारी एमईए रिपोर्टर है विजय लक्ष्मी उसने हमें कंफर्म किया औपचारिक तौर पर। जो सोर्सेज बता रहे थे कि दरअसल इस बातचीत के में खास तौर पे कहा गया कि जिस तरीके से अग्रेसिव तौर पे चाइनीज पीएलए ने वायलेंट फेस ऑफ किया, दरअसल उसको डाइल्यूट करना चाहिए था। उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सीमा थी उसको पार की और फिर उसके बाद भारतीय सेना के साथ झड़प की और अनसोल्जरली, आप ये बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अनसोल्जरली वर्ड अपने आप में ही बताता है कि जो पैरामीटर है उसका उल्लंघन करते हुए चाइनीज पीएलए भारतीय सीमा के अंदर घुसे और डिसएंगेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस था उसको पूरी तरीके से उन्होंने रूल्ड आउट किया। और ये एक बेहद निर्णायक टॉक्स है क्योंकि अभी तक जहां पर मिलिट्री लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चल रही थी, लेकिन एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर का चाइनीज काउंटर पार्ट से बात करना ये बेहद अहम है। और अब इससे यह तय होगा कि आगे की दिशा और दशा इस चाइनीज फेस ऑफ की क्या होने वाली है। भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए मिलिट्री टॉक्स में इस समय मेजर जनरल लेवल टॉक्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर का ये बातचीत करना, और अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था तो ये सांकेतिक तौर पर बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जितने भी जवान और ऑफिसर्स हमारे शहीद हुए हैं उनकी ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और ये सांकेतिक तौर पर बिल्कुल क्लियर था। चलिए, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर अब सीधे विदेश मंत्री के स्तर पर बात हो रही है। मनीष, आएंगे आपके पास दोबारा। हमारे साथ तीन बहुत वरिष्ठ मेहमान हैं इस वक्त, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवात साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी। आप सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल जसवाल, ये जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं सर, इनका मतलब आपसे समझना चाहते हैं कि अब एलएसी की स्थिति किस ओर बढ़ रही है और उस बीच में प्रधानमंत्री का आज देश को यह कहना कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हम क्या मायने निकालें ओवरऑल सिचुएशन के? देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो एक हिदायत है, इसमें दो राय नहीं है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे हमारी फौज करेगी, कोई शक नहीं है। अब ये जो शहादत वेस्ट नहीं चाहिए कि चाइना को जो है कॉस्ट बेनिफिट इसका होगा। इसमें कुछ मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं, कुछ नॉन मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं। जहां तक मिलिट्री एक्शन जो है, हो सकता है कि हम एविक्शन करें, हो सकता है कि हम QPQ ऑप्शन, क्विड प्रो को ऑप्शन अख्तियार करें, या ये कुछ एक चीजें हैं जिसको हम मिलिट्री तौर के ऊपर अख्तियार कर सकते हैं। जहां तक दूसरा सवाल है, हमारी मनूवरिंग यूएस के साथ में, रशिया के साथ में और क्वाड जो है उनके साथ में करके हम इकोनॉमिक स्ट्रेन जो बाहरी तौर पर जो है वो चाइना पे बढ़ा सकते हैं। अंदरूनी तौर पर जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चाइनीज के नाम पर है वो सारे के सारे रद्द किए जाएं। चाइना की इस वक्त जो फाइनेंशियल स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। उनके 5.9 से 1.5% जीडीपी ग्रोथ आ गया है और 1% ड्रॉप में जब भी उनकी जीडीपी ड्रॉप करता है तो 20 मिलियन लोग जो है जॉबलेस हो जाते हैं। अगर इसको हम उनकी जीडीपी को और गिराते हैं तो उसका खामियाजा जो है वो इनडायरेक्टली चाइना ही भुगतेगा। तो ये चंद एक तरीके हैं, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उनके क्लियर डायरेक्शंस आएंगे जी। और मोदी साहब की बहुत डीप सोच है, जो वो करना चाहते हैं शायद हमारे लिए मुमकिन न हो कि हम उसका जायजा दे सके, क्योंकि डीप सोच इतनी है उनकी कि वो किस लेवल के ऊपर कौन से कॉर्ड को कब करेंगे तो वही जानते हैं। जनरल साहब, अभी की हालत पर अगर हम बात करें, जनरल सिन्हा आपके पास आना चाहता हूं, अगर सैन्य स्थिति की हम बात करें, आज जो कुछ तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि चीन कितनी तैयारी के साथ आया हुआ है और आप में से बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि इस बार उसकी नीयत वापस जाने की लगती नहीं है। वो ये भी जाहिर कर चुका है कि वो संघर्ष चाहता है, तो क्या संघर्ष के जरिए ही पीछे जाएगा? देखिए सौरभ जी, ये जाहिर है कि चीन पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने अपने बिल्डअप को बहुत ज्यादा ही सशक्त बना लिया है और धोखे से। अब प्रॉब्लम यह है कि हम उसके धोखे में आ जाते हैं। हमें कहा गया कि 5 किलोमीटर पीछे चले जाएं, हम चले गए, हम थिनिंग आउट हो गए, मगर वो एक कदम पीछे नहीं जाता है
उसके लिए हम वेरीफाई करने जाते हैं। देखिए आज के समय वो देश, आपको याद होगा शिवाजी जब अफजल खां के पास गए थे तो अपने हाथों में हथियार छिपाए थे और शेरनखा से उसके गर्दन चीर दिए थे। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जब बिना हथियार के जाते हैं वहां, हाँ वो हमारी पराक्रम है कि हम उनसे ज्यादा मार के आते हैं। तो हमारे सोच में, हमारे सामरिक दृष्टि से देख जन साहब आपकी आवाज सर कट कट के आ रही है, इसको जरा ठीक कर ले। इसमें फिर आपके पास दोबारा आ जाता हूं, आपकी बात पूरी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि जनरल सिवाज के पास जाना चाहते हैं। जनरल साहब अब 15-16 की रात की जिस संघर्ष की अब जो कुछ बातें निकल के सामने आई हैं उसमें ये अब तक कहा गया कि गोली नहीं चली, लेकिन चीन ने धोखे से अपने कुछ इंप्रोवाइज्ड हथियारों से हमारे सैनिकों के ऊपर हमला बोला। एक बात समझ में नहीं आती कि क्या हमारे पास हथियार थे ही नहीं? जब दोनों तरफ सेनाएं आंख में आंख डाल के खड़ी हैं तो क्या जो इससे पहले के आपके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट रहते हैं कि बंदूक होगी भी तो नाल नीचे रहेगी, हाथ कंधे के ऊपर नहीं ले जाएंगे, वो रूल्स अभी भी हमने फॉलो किए होंगे? और बिल्कुल ठीक सौरभ, देखो ये एक प्रोटोकॉल है 1993 का, 1996 का, कि दैट आपस में जब भी हमारा फेस ऑफ होगा या मिलेंगे तो हम हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और भारत इसको अच्छी तरीके से जो है अडॉप्ट कर रहा है। मगर जो आप चीन ने किया वो एक सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से CO-16 बिहार वो देखने गए पेट्रोल लेके कि जो उन्होंने शेल्टर वगैरह बना रखे हैं वो उनको डिसंगेज करना था, क्योंकि जो पहले डिस्कशन हुई थी 6 जून को कोर कमांडर की और मेजर जनरल ल्यू लिन की, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि डिसंगेज करना है, डिफ्यूज करना है और डी एस्केलेट करना है और उनको वापस जाना है वहां से पीछे। पर वो 2-3 किलोमीटर पीछे नहीं गए, आगे आके टेंट वगैरह लगाए, जो कि हमारी जो पेट्रोल पार्टी थी उसने उसको मना किया। मगर वो जो चीनी थे उन्होंने बहुत तादाद में आ गए, सोची समझी साजिश थी, उनके पास आयरन रोड थे, बैटन थे और उनका इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात आप कहोगे, अगर आपके पास हथियार है तो आपने हथियार क्यों नहीं यूज किए? मेरे को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये बात रही कि ऑर्डर नहीं है हथियार करने के। मैं तो ये समझता हूं जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर हथियार यूज करने में कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब दुश्मन आपका इस हद तक गिर सकता है कि ऐसी ऐसी हथियार जा सकता है जिससे आपको माली हालात हो सकती है, तो आपको यूज करने चाहिए, बिकॉज उसमें कोई वो दो राय नहीं। बिकॉज चीन जैसा ऐसा देश है जिस पे विश्वास करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि चीन आज जो बोलता है कल उसको नहीं करता। जिस प्रकार से इसने गलवान घाटी में आया है, जो डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था, मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 14 कोर लद्दाख में, ये जहां पर अब चीन आया है गलवान घाटी में, वो इलाका बिल्कुल डिस्प्यूटेड नहीं था। हम और चीन जानते थे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां से जाता है, मगर चीन अंदर आ गया हमारे इलाके में, इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये एक बड़ी अब सर एक सवाल ये भी है कि चीन ने अपने इरादे तो साफ कर दिए कि अगर लड़ाई होती है, कहीं पर संघर्ष होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, भारत शांति चाहता है, लेकिन चीन क्या चाहता है उसने साफ कर दिया। जनरल जसवाल, ऐसे में हमारा बिल्डअप क्या होगा वहां पर? यह कहा गया था कि हमने उसको आप लोगों की भाषा में शायद उसको मिररिंग अप कहते हैं कि जो उसका बंदोबस्त है वैसे ही बंदोबस्त हमने कर दिया है, तो हम मान के चलें कि उतनी स्ट्रेंथ में हम भी वहां मौजूद हैं? नहीं, उतनी स्ट्रेंथ में हम लोग मौजूद हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट है, हमारे टैंक्स हैं उस इलाके के आसपास, और बाकी हमारे आर्टिलरी गन्स हैं, ट्रुप्स हैं, ट्रुप डेंसिटी जो है, जो उनकी है वो भी हमारी है। अब सवाल ये होता है कि एक्शन अटैक का कौन करेगा? अगर हमें करना है वहां पर अटैक और इवेक्शन के लिए, तो वहां पर रेशो जो है 1:12 से लेकर 1:15, यानी वहां पर अगर उनकी एक प्लेटून बैठी है या एक कंपनी बैठी है, एक बटालियन बैठी है, मसलन एक बटालियन, तो हमारे पास वहां पे जो है 15 बटालियन चाहिए होंगी क्लियर करने के लिए। इतने ट्रुप्स हमारे वहां पर नहीं है, हमारे सिर्फ इक्विवेलेंट ट्रुप्स हैं। अगर उनको वहां हमको हमारे ऊपर अटैक करना है और इवेक्ट कराना है कहीं, जैसे हम QPQ कर देते हैं और वो करना चाहेंगे हमको इवेक्ट,
तो उनको उतनी स्ट्रेंथ चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, दोनों एक्सेस के ऊपर जो असेसमेंट दी गई है कि एक ब्रिगेड है गलवान में, एक है फिंगर एरिया में। 2 ब्रिगेड के लिए 1:15 में 30 ब्रिगेड चाहिए। अगर उसने जो है अटैक करना है या हमने अटैक करना है, 30 ब्रिगेड यानी 10 डिवीजन, आप समझ सकते हैं कि उसको इतना बिल्डअप करना या हमें बिल्डअप करना कितना मुश्किल है जी। तो ये जो है हम उसको सिचुएशन ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि सर, हमें जरूरत न पड़े उसको विक्ट करने की। सर जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत लंबा चलने वाला स्टैंड ऑफ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ रेशोस की बात कर रहा हूं। लेकिन ये एविक्शन जो है, जहां पर हम जाके बैठेंगे, बार्गेनिंग में शायद हो सकता है कि उसको बगैर लड़ाई के उसको पीछे किया जाए। ये होती है माहिरियत लड़ाई में। माहिरियत में लड़ाई जो है, लड़ाई की माहिरियत में अगर बगैर अटैक किए हुए अगर हम किसी सिचुएशन को हासिल कर सकते हैं अपने कंट्रोल में, तो वो होगा। हम कोई ऐसी जगह पकड़ लेंगे जिससे दबाव उसके ऊपर पड़ेगा, हम कहेंगे आप वापस जाइए, फिर हम वापस चले जाएंगे, तो उसमें ये नहीं है। कितना लंबा चलेगा, ये चीन का जो मेन एम था यहाँ पर आने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या एम था, वेग है इस वक्त। जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं सर, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपने बहुत जो इन्फॉर्मेशन अभी दी है उससे लोगों के कई सवालों के जवाब मिले होंगे। वहां हम कहां हैं, वो कहां हैं, उनकी तादाद कैसी है, हमारी तादाद कैसी है, और आगे क्या राह निकल सकती है, और बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। वाकई ऐसी नौबत लग रही है कि अब आर पार की स्थिति होने जा रही है चीन के साथ। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि भारत के शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जनरल सिन्हा, बहुत से लोग जो हैं इस परिस्थिति की तुलना कारगिल की लड़ाई के साथ कर रहे हैं। वहां तो हमको पहाड़ पे चढ़कर दुश्मन को हटाना था, बहुत विकट टास्क था हमारे सामने। यहां पर अगर आप LAC की बात करेंगे तो कौन डोमिनेट करता है? देखिए, 80% इलाके में जो हमारा 3500 किलोमीटर का इलाका है, 80 हम डोमिनेट करते हैं। टेरेन आपके फेवर में है, जमीनी हालात आपके फेवर में है, चाहे वो आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो, हम लोग दोनों में डोमिनेट करते हैं हर एक जगह पर। मगर यदि आप परिस्थिति को ऐसा बनने देंगे कि चाइनीज आपके हाइट को पकड़ ले, तब आपके परिस्थिति बदल जाएगी। देखिए, आज समय बीत गया है, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। आपने अभी पटनायक साहब को सुना था, वो भी नदन आर्मी कमांडर रहे हैं। दबसांग का समय हुआ था, हमने अल्टरनेटिव जगह में जहां फेस ऑफ है उससे हट करके आप ऐसे जगह चुनते हैं कि आपकी बार्गेनिंग पोजीशंस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। देखिए, जब ये झड़प हुई थी तो 10-11 तारीख को झड़प आपके सिक्किम में इलाके में और एक नाकुला के इलाके में आया था, वो नॉर्थ सिक्किम में है। वहां हमारी बहुत डोमिनेशन है, और एक सेकंड लेफ्टिनेंट 3rd जनरेशन ऑफिसर, एक मेजर को, मगर उस सेकंड लेफ्टिनेंट को वहां से आप एक लेफ्टिनेंट को वहां से निकाल दिया विद इन 3 डेज के अंदर। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे यंग ऑफिसर्स, हमारे सोल्जर्स हैं। और देखिए, यदि हम कारगिल में नहीं बचाया था, ये चीजें सामरिक जो माउंटेन वॉरफेयर है वो जमीनी हालात पे होती हैं। ये इसके लिए कोई बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और देखिए, ये मैं मानता नहीं कि आप रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे इन जगहों में। आपके पास आज है, कल ये ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। जब ये ऑप्शंस बंद हो जाएंगे फिर आप वही करेंगे। हमने अपने ऑप्शंस बंद किए इतने समय तक यहां पर। इस चीज को आप जो सैटेलाइट पिक्चर दिखा रहे हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो है उसके ऊपर एक पोस्ट है, वो हाइट पे है। मगर हम लोग मुक्ते पर मुक्ता यदि करेंगे तो, और हम ये कहते हैं, क्यों कहते हैं, हमारे पास, हम लोग कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट में हम उसके एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं जी। हम उसके ऊपर में बड़ा अपने को गर्व महसूस करते हैं। वो आपको छलावा करता है। अरे फौज छलावे का, सरप्राइज का भी एलिमेंट है उसमें। मैं आपको शिवाजी का जिक्र दिला रहा था, वो बगरखे से छाती चीराते थे,
मगर आप अपने हथियार को बेस में छोड़ के जाएंगे और चाइनीज आपको स्टील के रॉड से मारेगा। ये तो यंग ऑफिसर्स ऑन द डे जो पीछे से आकर के आपको एक फेस सेविंग है। सर ये ऐसा है कि देखिए आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि ये पांच दशक बाद हुआ है ऐसा, ये 5 दशक के बाद हुआ है ऐसा। सौरभ कालिया को भी ऐसे हम लोगों ने पेट्रोलिंग में भेज दिया और क्या उसका हर्ष हुआ था आपको पता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए और हम बार बार करते हैं, हम उनके छलावे में फंसते हैं। अच्छा ये बात अभी जनरल सिवाज भी कह रहे थे कि उसका चरित्र है, चीन का चरित्र है धोखेबाजी का, और शायद हम उसके धोखे के अंदर आ गए। सर इस वक्त वहां पर क्या परिस्थिति होगी, अगर आप इमेजिन कर सकें कि इस वक्त LAC पर जहां पर ये संघर्ष हुआ है वहां पर हमारी क्या तैयारी होगी? हमारी तैयारी 100%। मेरा सवाल सर जनरल सिवाज से है। जनरल सिवाज देखो सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी तैयारी बिल्कुल फिट है। मैं ये बताना चाहता हूं कि लास्ट 7 और 8 साल में जो फोर्स लेवल 14 कोर के अंदर लेह लद्दाख के अंदर आ गया वो एक काबिले तारीफ है। उसके अंदर आर्मर ब्रिगेड भी आ गई, इन्फेंट्री ब्रिगेड 4th लेवल बढ़ गया, आर्टिलरी है, हमारे पास गन्स हैं, हमारे पास इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हैं, एयर डिफेंस है, अटैक हेप्टर तक है। इसका मतलब ये है हम हर चीज में पुख्ता हैं, चीन से कम नहीं है, हमारी तैयारी पूरी है। और हमने एक प्रकार से बेटा एनालिसिस भी कर लिया है कि चाइना के सॉफ्ट कहां पर है, चाइना की वल्नरेबिलिटीज कहां पर हैं, वो हमने अभी कर चुके हैं, हम जानते हैं, ब्रिगेड कमांडर कमांडिंग ऑफिसर जानते हैं। तो ये जो बातचीत हो रही है मैं इससे सहमत हूं। अगर चीन की कोई बैटल जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो उनकी रेड लाइंस हैं, जो उनके अंदर खामियां हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट करो। आपको लड़ाई लड़नी है चीन से, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लड़ेगा, प्रोपेगेंडा भी करेगा और आपके ऊपर लड़ाई भी ठोकेगा। तो आपको हर चीज को सोच समझ के चलना है। मुझे पूरा विश्वास है जब आपके इरादे मजबूत हैं लद्दाख के अंदर, चाहे वो देपसांग था या च्यूमर था, आखिर में चीन को वापस जाना। लेकिन सर इस वक्त चाहे फ्लैश पॉइंट लद्दाख बना हुआ हो जनरल जसवाल, लेकिन हमारी लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी उनके साथ सीमा है, तो वो थिएटर तो बहुत बड़ा है। मैं जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जमीन की नॉलेज है सना साहब की या सिवाज साहब की, उस पर मैं नहीं कोई टिप्पणी देना चाहूँगा। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको अल्फाज ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि कई चीज़ें सेंटिमेंट जो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जिससे कि लोग जो है वो कुछ और समझते हैं। एक चीज़ है ट्रूथ टू ग्राउंड डेंसिटी। अगर आप देखें ये जितना भी लंबा आपका LAC है उसके अंदर आइडियल ट्रूथ टू ग्राउंड डेंसिटी क्या हमारे पास में है? अगर नहीं है तो हम जो है इस वक्त हमारी कूटनीति थोड़ी अलग होगी। इसीलिए जो नेशनल एजेंडा है हमारा, स्ट्रेटेजिक एजेंडा अगेंस्ट चाइना इज वॉर प्रिवेंशन। तो हमको वो जरा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कमियां कुछ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक कि QPQ का सवाल है वो मैं आपको बता चुका हूं, हम कुछ हाइट्स हैं हम नहीं करना चाहता, वो जो हम ऑक्युपाई कर सकते हैं। वो कह रहे रेश के नहीं, लेकिन मैं एज एन एक्स आर्मी कमांडर मैं रेशोज की जरूर बात करूंगा जी। रेशोज जो है जहां टेरेन फ्रिक्शन होती है वहां पे रेशोज की जरूरत होती है। जब बिल्डअप हो जाता है उस वक्त फिर रेशोज की जरूरत होती है इविक्ट करने के लिए। आप अगर बगैर रेशोज के जाओगे तो उसमें शिकस्त ठीक है सर, के चांसेस ठीक है सर। मैं एक बार समराइज कर देता हूं सर मैं दर्शकों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी बातें बताई हैं। जनरल जसवाल जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपको चीनी फौज को यहां से हटाना है जहां वो इस वक्त हैं, तो आपको उनसे कई गुना तादाद में वहां पर मौजूद होना पड़ेगा अगर उनको फिजिकली आपको एविक्ट करना है। जनरल सिन्हा का कहना यह, जनरल सिवाज का कहना यह है कि हम बहुत डोमिनेंट हैं ज्यादातर जगहों पर और वहां से उनको हटाया जा सकता है अगर हमारी तादाद वहां जितनी है उतनी भी रहे तो। जनरल सिन्हा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं और आप कुछ ऐड करना चाहें जनरल जसवाल की बात में?
जी देखिए, मैं जनरल जायसवाल बहुत सीनियर हैं और बहुत सुलझे हुए, बहुत वेटरन है हमारे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, सुने, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हर एक जगह ऐसा नहीं होता है कि जहां फेस ऑफ है, जैसा जनरल जायसवाल बता रहे हैं आर्मी कमांडर, वहां चाइना कुछ नहीं कर सकता आपके इलाके में, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी इतना ही चाहिए बिल्डअप। मगर बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हम कर सकते हैं। ये कहना ठीक है, वॉर प्रिवेंशन, हमारे वॉर अवॉइडेंस हम लोग जानते हैं चाइना के साथ में है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हथियार डाल दें। हम हथियार नहीं डाल सकते, हम साइकोलॉजिकली नहीं हट सकते। हमारे पास मुद्दा है, हम कर सकते हैं। और ये देखिए ये, क्योंकि पूरा देश इसके ऊपर में है और पूरा देश सुन रहा है। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं, देखिए आप लोगों से बात करते हैं तो हमको जमीन की कुछ और जानकारी मिलती है। बाकी इस वक्त जो वहां हो रहा है वो तो जब सरकार सब कुछ बताएगी, जब सेना बहुत डिटेल में जाएगी, और शायद इन हालात में जा भी नहीं सकती, वो देश को हर चीज नहीं बताई जा सकती, तब तक आप लोगों से हम लोग जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय इतना ही था। जनरल जायसवाल, जनरल सिबात, जनरल सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें, शाम 5 बजे देखिए कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग योग गुरु आज आपको बताएंगे दूध, घी, मक्खन से कैसे बढ़ती है इम्यूनिटी।